हेलो एवरीवन। तो आज हम वेरियस कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम इन अ यूनिट सेल। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि लिथियम के क्रिस्टल में उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। मींस हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, दैट इज जेड की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एज लेंथ दी हुई है, एज लेंथ दैट इज स्मॉल a, 3.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो देखो यहां पर एज लेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है और हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में दी हुई है। इट मींस हमें एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 3.5 इंटू एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू पावर ऑफ -10 मीटर। फिर 3.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -10, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर। तो ये होगी ए की वैल्यू सेंटीमीटर में। यहां तक क्लियर सभी को। तो यूनिट कन्वर्जन खासकर ध्यान रखना है हम लोगों को। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो फॉर्मूला है हमारा डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल्स टू Z, that means number of atoms per unit cell into atomic mass और molar mass। यहां पर हम atomic mass ले लेते हैं अपॉन Na into AQ। तो ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। ओके, फिर हमें सॉलिड कौन सा दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक मास रखना होगा और लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एटॉमिक मास की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। और डेंसिटी दी हुई है 0.53। तो 0.53 इक्वल्स टू जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटू 7 अपॉन Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 इंटू, अब यहाँ पर आप लोगों को ए क्यूब रखना है। तो ए की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8, 3.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 का क्यूब करोगे तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा जिसको सॉल्व करने पर आप लोगों को जेड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0.53 इक्वल्स टू 7 इंटू जेड अपॉन, लेट्स सपोज इसको राउंड ऑफ करके हम 6 ले लेते हैं क्योंकि हमें अप्रॉक्स आंसर लेकर आना है और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, 6 इंटू यहाँ पे 3.5 का क्यूब इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 का क्यूब कितना होगा, 10 टू पावर ऑफ -24। ठीक है, तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग। यहाँ पर आप लोगों का z निकलेगा इस तरीके से, z इक्वल्स टू 0.53 इंटू 6 इंटू 3.5 का क्यूब इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 -24 दैट इज -1 अपॉन ओवरऑल अपॉन 7। ठीक है, अब इसको इसमें एक रफ कैलकुलेशन करके आप लोग z की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और z की वैल्यू निकालकर चेक करना कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन जब आएंगे आप लोगों के लिए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विद
10 to power of -4 mole % strontium chloride, the concentration of cation vacancies will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो इसके लिए आप लोगों को डिफेक्ट इन सॉलिड वाले टॉपिक में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट ये हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड में जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड की थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कुछ आयंस स्ट्रोंशियम आयंस के भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कुछ सोडियम आयंस गायब रहते हैं, मीन्स वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये हमने इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन Na+Cl- Na+Cl-, सॉरी यहाँ पे Cl- आएगा, Na+Cl-, Na+, ये ऐसा हमने कॉन्सेप्ट सीखा था जो हमने डिफेक्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, ओके। तो जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटीज सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होती है तो कुछ सोडियम आयंस की जगह स्ट्रोंशियम आयन दैट इज Sr2+ आयंस प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर मान लो कि हमने यहां से एक Na+ हटा दिया और उसकी जगह क्या ला दिया, Sr2+ की इम्प्यूरिटी लेकर आए। तो Sr2+ की इम्प्यूरिटी के होने की वजह से इस क्रिस्टल का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव गायब हुआ, एक Na+ गायब हुआ तो उससे दो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि Sr2+ आ गया। तो एक पॉजिटिव गायब, दो पॉजिटिव आया, तो कितना पॉजिटिव बढ़ गया, एक पॉजिटिव बढ़ गया। तो उस पॉजिटिव को कम करने के लिए, जो बड़ा एक पॉजिटिव बड़ा है उसको कम करने के लिए आसपास के कुछ Na+ आयन गायब हो जाते हैं, ठीक है, वहां से मिसिंग हो जाते हैं, जिस वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक Na+ गायब होगा, मीन्स वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी। क्लियर है सभी को? फिर मान लो कि कहीं से और Na+ गायब होगा और वहां पर क्या था, Sr2+, तो उससे क्या होगा, फिर कहीं से एक Na+ मिसिंग हो जाएगा। लेट्स सपोज यहां से मिसिंग हो गया तो यहां पर दूसरी वैकेंसी क्रिएट होगी, ओके। तो देखो फिलहाल हमने दो Sr2+ की इम्प्यूरिटीज में इंक्लूड की, तो उससे कितने कैटायन मींस कितने Na+ की वैकेंसी डेवलप हुई, तो उससे दो Na+ की वैकेंसी क्रिएट हुई है। इसका हम क्या मतलब निकालेंगे कि हम इसमें जितना Sr2+ डालेंगे मींस जितना स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालेंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी। यहाँ पर फिलहाल हमने दो Sr2+ डाला तो दो वैकेंसी क्रिएट हुई, तीन डालते तो तीन वैकेंसी क्रिएट होती, तीन Na+ की वैकेंसी क्रिएट होती। आएगा समझ में? मींस जितना Sr2+ डाला जाएगा, जितने पार्टिकल Sr2+ के इसमें होंगे उतनी ही वैकेंसीज क्रिएट होगी। क्लियर है यहाँ तक? और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो SrCl2 कितना डाला गया है, मींस डोप का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स किया गया है, ओके। डोपिंग आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ोगे तब, क्लियर है? तो SrCl2 कितना डाला गया, 10 to power of -4 mol%। तो जितना SrCl2 उतनी ही वैकेंसी, अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ SrCl2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपन नंबर ऑफ Sr2+ आयंस।
तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जितनी क्वांटिटी होगी SR2 प्लस की भी उतनी ही क्वांटिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो उसकी क्वांटिटी कितनी है 10 टू पावर ऑफ -4, फिर मोल, मोल मीन्स 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23, फिर परसेंट भी है, परसेंट मीन्स पर 100 अपॉन 100। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो सॉल्व करने पर आप लोग पास कितना आएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ, ये है 10 टू पावर ऑफ +2, ऊपर जाके -2, तो -2 -4 -6 प्लस 23 कितना आएगा 10 टू पावर ऑफ +17। ये होगा हमारा आंसर। इतनी वैकेंसी क्रिएट होगी जब स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड का इतना कॉन्सेंट्रेशन सोडियम क्लोराइड में डोप किया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लो इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखो, तो क्वेश्चन है AB crystallized in a body-centered cubic lattice with a unit cell age length of 387 picometer. The distance between two oppositely charged ions in the lattice is. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड दिया हुआ है AB जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, मीन्स उसका क्रिस्टल कैसा है BCC है, मीन्स उसके यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे। ओके, तो उस यूनिट सेल में मीन्स BCC यूनिट सेल में A टाइप के पार्टिकल और B टाइप के पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए आप लोग उसको विजुलाइज कर सकते हो CsCl की तरह, मीन्स सीजियम क्लोराइड की तरह। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड में अगर क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे होते हैं तो सीजियम आयन कहां होता है, बॉडी के सेंटर पे होता है, मींस क्यूब के सेंटर पे होता है। तो वैसा ही कुछ विजुलाइजेशन यहाँ पर भी करेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पर एक BCC यूनिट सेल बना हुआ है, उस BCC यूनिट सेल में हम कॉर्नर्स के पार्टिकल को क्या मान के चलेंगे, B- मान के चलेंगे। ओके, ये सब कॉर्नर के पार्टिकल B- है। और जो सेंटर का पार्टिकल है वो A+ है, मीन्स कैटायन। और एज लेंथ दी हुई है 387 पिकोमीटर, और हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, मीन्स हमें A+ और B- के बीच का डिस्टेंस बताना है। क्लियर है ना? तो हमें पता है कि BCC लैटिस में सेंटर का एटम, ये जो सेंटर का पार्टिकल है वो सेंटर का पार्टिकल इन 8 कॉर्नर के पार्टिकल से डायरेक्टली टच होता है। तो उसके कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जो बैक साइड वाला फेस है उस फेस के कॉर्नर का एटम और फ्रंट फेस के कॉर्नर का एटम और सेंटर के एटम को आपस में ज्वाइन करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, क्यूब का डायगोनल, मीन्स बॉडी का डायगोनल। आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने ये सब विजुलाइज करके भी देखा है। ठीक है, और ये पार्टिकल मीन्स ये स्फीयर और ये स्फीयर आपस में टच रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये इस तरीके से मान लो, ये ऐसा, ये नेगेटिव आयन, फिर बीच में पॉजिटिव आयन, और फिर उसके बाद अगला कॉर्नर एटम नेगेटिव आयन, और ये सेंटर पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन करो। तो ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल रिप्रेजेंट करती है, और जिसकी लेंथ ए के टर्म्स में कितनी होती है, तो ये होती है √3a। ये सब हमने डिस्कस किया होगा, समझ गया तक? और हमें क्या बताना है, ये अपोजिटली चार्ज आयंस मींस कैटायन और नेगेटिव आयन के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये बताना है। क्लियर है यहाँ तक? ये x है, तो x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ द
बॉडी डायगोनल दैट इज √3a/2। x की वैल्यू क्या जाएगी 1.732 √3 की वैल्यू इंटू a की वैल्यू 387/2। फिर इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके फटाफट आंसर दे आओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लो इसको भी। ओके, इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। शॉर्टकट इफेक्ट इज ऑप्शंस दिए हुए हैं, वैकेंसी ऑफ आयंस, डीलोकेलाइजेशन ऑफ आयंस, इस तरीके के। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शॉर्टकट इफेक्ट में हमने क्या लिखा था? तो शॉर्टकट इफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें किसी आयोनिक सॉलिड में से कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस अपनी पोजीशन से मिसिंग रहते हैं, मींस गायब रहते हैं। तो जिससे क्या क्रिएट होगी? वहां पर वैकेंसी क्रिएट होगी। मींस अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है और वहां से गायब है, क्रिस्टल से गायब है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट इफेक्ट में किसी आयोनिक सॉलिड में कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस मिसिंग रहते हैं। ठीक है, तो कैटायन की भी वैकेंसी होती है वहां पर और एनायन की भी वैकेंसी होती है किसमें? शॉर्टकट डिफेक्ट में। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके बेसिस पर आंसर क्या होगा? सिंपली वैकेंसी ऑफ आयंस। तो आयंस में दोनों टाइप के आ रहे हैं, मींस कैटायंस और एनायंस। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी ऑप्शंस वैलिड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन बोल रहा है डीलोकेलाइजेशन ऑफ आयन। डीलोकेलाइजेशन मींस इधर से उधर जाना। ठीक है, जबकि शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है? आयन अपनी पोजीशन से गायब ही रहते हैं, मींस क्रिस्टल में रहते ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और यहाँ बोल रहा है लास्ट ऑप्शन में वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायंस, मींस सिर्फ कैटायन गायब रहते हैं, जबकि एनायन भी गायब रहते हैं। ठीक है, एनायन की वैकेंसी होती है। थर्ड ऑप्शन में इंटरस्टिशियल वैकेंसी ऑफ आयन, मींस इंटरस्टिशियल साइड्स हैं, वहां पे जो आयंस है वो मिसिंग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो लैटिस पोजीशन पे आयंस होते हैं, मींस जिन आयन से लैटिस बनता है वो आयंस भी गायब होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या होगा? सिंपली वैकेंसी ऑफ आयंस। ओके, तो आयंस की वैकेंसी की वजह से शॉर्टकट इफेक्ट क्रिएट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नोट कर लो इसको भी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मेटल इज। R is the atomic radius, और यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? तो सिंपली आप लोग FCC में प्रेजेंट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे और उन एटम्स का वॉल्यूम निकालोगे। तो उसमें क्या मिल जाएगा तुमको? वॉल्यूम ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो FCC यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? तो FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज Z कितना होता है? 4 होता है। ये हमें पता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इसके लिए। तो इस तरीके से हम टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस बोल सकते हैं हमारे पास FCC यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं इफेक्टिवली। तो इन चारों एटम का टोटल वॉल्यूम ही क्या कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। ओके, तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू Z इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। ओके, और हम एटम को क्या एज्यूम करके चलते हैं? स्फीयर एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल r है। ओके, तो देखो Z मींस 4, FCC के लिए Z क्या होगा? 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो होता है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। सॉल्व करोगे बस खत्म। यहीं तक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद फिर कैलकुलेशन है। 4 × 4 16/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन से मैच कर दो, दैट इज थर्ड ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पर? चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास 1 ग्राम। मीन्स हमें ये बताना है कि सोडियम क्लोराइड के सैंपल में जिसका मास 1 ग्राम है, उस सैंपल में कितने यूनिट सेल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल, यही बताना है हमें। ओके, तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और हमने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में उसके एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल्स में क्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट होते हैं, FCC लैटिस में। ठीक है, मीन्स क्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। तो इस तरीके से टोटल क्लोराइड आयन कितने रहेंगे, टोटल क्लोराइड पर यूनिट सेल, तो वो कितना होगा 4। ठीक है, फिर सोडियम आयन, तो सोडियम आयन कहां प्रेजेंट होता है, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स FCC लैटिस में, मींस FCC यूनिट सेल में कहां प्रेजेंट होते हैं, इट इज एट द बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ओके, तो बॉडी सेंटर मीन्स एक सिंगल, मीन्स अगर हम सोडियम आयन की क्वांटिटी निकालें पर यूनिट सेल तो वो कितनी होगी, तो बॉडी सेंटर के लिए 1, और एज सेंटर के लिए तो टोटल एजेस कितनी होती है, 12 होती है, और एज की शेयरिंग कितनी होती है, 1/4 की। ये सब हम पहले सीख चुके हैं, वो सब हम लोग को आएगा तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे, इसलिए हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1/4 इंटू 1/4 शेयरिंग होगी एज की, और टोटल एजेस 12 होगी, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो टोटल Na प्लस पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4। यहां तक क्लियर सभी को। तो इट मीन्स एक यूनिट सेल में 4 Na प्लस है और 4 Cl माइनस, 4 Na प्लस एंड 4 Cl माइनस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 NaCl यूनिट प्रेजेंट है, या फिर बोल दो मॉलिक्यूल्स बोल दो, है ना, बट हम आयोनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो हम उन मॉलिक्यूल को क्या बोल रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल या फिर यूनिट प्रेजेंट है, जिसमें सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल। समझ गए यहां तक? तो इट मीन्स अब कैलकुलेशन क्या बनेगा उसको देखो। अब इससे आप लोग आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करोगे। तो एक यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में 4 NaCl है। अब 4 NaCl है तो उसी के रिस्पेक्ट में उसका मास भी होगा उसमें, मींस 1 यूनिट सेल में टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ NaCl, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ और फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 58.5 आता है। और इसको अगर आप लोग ग्राम में बोलोगे तो इसकी वैल्यू अगर ग्राम में निकालनी है तो हम Na से डिवाइड भी करते हैं, तो फिर वो ग्राम में एक्सप्रेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इट मींस एक यूनिट सेल में इतना मास है, ये हो गया ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो हम कैसे मैथमेटिक्स लगाएंगे इसमें, तो इन सबको नोट कर लो फटाफट, ये बेसिक था हमारा।
इन सब बेसिक के बेसिस पर ही, अगर हमारे बेसिक क्लियर होंगे तो उसके बेसिस पर ही हम ये बता पाएंगे कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में उसके एक यूनिट सेल में 4 NaCl के यूनिट होते हैं, और 4 NaCl के यूनिट है तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इतना मास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो देखो 4 इंटू 58.5 अपॉन Na ग्राम में कितने यूनिट सेल, एक यूनिट सेल। क्लियर? तो 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल, तो सिंपल सी मैथमेटिक्स, यूनिटरी मेथड, 1 बाय दिस मच, इट इज 4 इंटू 58.5 अपॉन Na मीन्स चलो जो भी यहाँ Na लिखते हैं, फिर आगे वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट सेल। ओके, तो Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 अपॉन 4 इंटू 58.5, सॉरी हाँ ठीक है 58.5 होगा, 4 लिख दिया। ओके, तो ये है फाइनल कि 1 ग्राम NaCl में कितने यूनिट सेल्स। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो सॉल्व करके फिर आंसर एक लगाना है। समझ गए? चलिए नोट करो इसको। अब एक क्वेश्चन को देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, appearance of color in the solid alkali metal halides is generally due to, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने जब डिफेक्ट पढ़ा था तो डिफेक्ट में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में जब हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जब हमने ये देखा था कि जब एनायन की कमी हो जाती है या फिर एक्स्ट्रा कैटायन क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनबैलेंस हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, है ना। मीन्स हम इलेक्ट्रॉन के थ्रू सॉलिड क्रिस्टल की, मीन्स आयनिक सॉलिड क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से उन आयनिक सॉलिड कंपाउंड में कलर डेवलप होता है। ओके, तो जब हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, तो सोडियम क्लोराइड को जब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो वहां पे सोडियम क्लोराइड का कलर येलो हो जाता है, और उसका रीजन क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हीट करने पर क्लोराइड आयन अपनी लैटिस पोजीशन से डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाते हैं, और वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और उस वैकेंसी पर कौन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से वहां पर कलर डेवलप होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे आता है इंटरस्टिशियल साइड पे, तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से वहां पर कलर होता है। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो आंसर क्या होगा इसका, एफ सेंटर। ये सबने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए इसका आंसर हुआ एफ सेंटर। फिर अगला, which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कैटायन के इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होने का, तो उसमें हमने डिफेक्ट पढ़ा था, इट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में यूजुअली क्या देखा जाता है कि आयनिक सॉलिड की लैटिस में से छोटे छोटे कैटायंस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहां चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में ही यूजुअली कैटायंस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए इनको भी नोट कर लो। ओके, फिर एक और बात बता दो यहीं पर आप लोगों में कि जब हमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा था, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो पॉसिबल रीजन देखे थे। तो एक रीजन था ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल जिसमें एनायन वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, तो वो एग्जांपल्स यूजुअली किसके द्वारा शो किए जाते हैं, सोडियम के हैलाइड्स के द्वारा। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, और सोडियम के हैलाइड्स इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या शो करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो जिन सॉलिड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, उन सॉलिड्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी
होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? वैसे ही जिन आयोनिक सॉलिड में फ्रैंकल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइप के आयोनिक सॉलिड में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स टाइप के डिफेक्ट भी पॉसिबल है। क्लियर है? यहाँ तक इस बात को ध्यान रखना। चलिए नोट कर लो इसको। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, a compound of formula A2B3 has the sp lattice. Which atom forms the sp lattice and what fraction of tetrahedral voids is occupied by the other atoms? तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो क्या है? A2B3। तो हमें ये बताना है कि उस कंपाउंड में, मींस उस सॉलिड में जिसकी लैटिस एससीपी लैटिस है, मींस उसका स्ट्रक्चर एससीपी स्ट्रक्चर है, तो उसमें कौन से टाइप के एटम्स एचसीपी लैटिस में प्रेजेंट है और कौन से टाइप के एटम्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कुछ फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ओके, तो उसके लिए हमें HCP क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो HCP क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि उसके यूनिट सेल क्या होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ओके, और उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज Z कितना होता है? 6 होता है। ये यहां तक। फिर HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो हमने काउंट किए थे, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने मिल रहे थे? 12 मिल रहे थे। तो इन HCP यूनिट सेल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 12। क्लियर है आप सभी को? चलिए फिर देखो, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 बोलने का मतलब है कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में जहां जहां एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स की लोकेशन को अगर अपन इफेक्टिवली काउंट करें, मींस उन एटम्स की इफेक्टिव क्वांटिटी काउंट करें, तो कितनी आती है? 6 आती है। क्लियर है तक सभी को? तो इट मींस जो एटम्स HCP लैटिस में प्रेजेंट होंगे, HCP लैटिस मींस HCP पोजीशन से प्रेजेंट होंगे, उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। क्लियर है आप सभी को? फॉर एग्जांपल, अगर हम सपोज करें कि ए टाइप के एटम HCP साइट्स में प्रेजेंट है, HCP लैटिस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इट मींस HCP यूनिट सेल में जहां जहां या फिर जिन जिन पॉइंट से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, उन पॉइंट्स पे ए एटम्स प्रेजेंट है और उनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है? 6 है। तो Z ऑफ A कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? और फिर B कहां प्रेजेंट है? एज पर क्वेश्चन वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो उसका कितना फ्रैक्शन B ने टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। क्लियर आंसर देखो? तो चेक कैसे करेंगे हम उसको? देखो, तो लेट्स सपोज एक रैंडमली ले लेते हैं हम 2/3। ओके, तो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 12 है। तो B के लिए Z कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कितना आएगा? 2/3 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, ये हो गया 8। तो B का Z कितना है? 8 आया। तो उस बेसिस पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? A6 B 8। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा? 2 3 6 2 4 8, A3 B4। A3 B4 बनना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? A2B3 दिया हुआ है। समझ में आता है? तो इस तरीके से हम चेक करेंगे हर एक ऑप्शन को, है ना, और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? चलो ये सब नोट कर लो, ये इनिशियल बेसिक थे।
मीन्स हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इस फॉर्मूले के लिए वैलिड होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें अपन। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक एटम एससीपी लैटिस में, तो ए का जेड कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ए का जेड 6 और बी का जेड ऑफ बी 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट मींस 1/3 into 12 that is equals to 4। क्लियर है तक? क्योंकि कितना बनेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन का, A6 B4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 2 2 A3 B2, जबकि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, A2 B3 होना चाहिए। मींस फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। फिर हम सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन में भी एचसीपी लैटिस पर ए है, तो ए का जेड 6 और बी के लिए 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 12, तो ये कितना होगा 4 8। ओके, तो नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना था 4 आया था, चल जाएगा, चलो हो गया था 8 आया। तो फॉर्मूला क्या बना, A6 B8, दैट मीन्स 2 3 A3 B4, सिंप्लीफाई करोगे तो A3 B4 बन रहा है और हमारा फॉर्मूला होना चाहिए A2 B3। ये भी मैच नहीं किया, सेकंड ऑप्शन मैच नहीं किया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है जिसमें बी एससीपी लैटिस में, मींस बी के लिए जेड हो जाएगा जेड ऑफ बी इक्वल्स टू 6 और ए कहां पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, कितना ऑक्यूपाई किया है 2/3 पोर्शन ऑक्यूपाई किया है, तो जेड ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज इक्वल्स टू 3 4 12 4 into 8। ओके, तो ए पहले रखना है हमें, तो ए 8 बी 6, लिखना है ए सिंप्लीफाई करने पर 2 4 B3, ये मैच नहीं किया, तो बचता क्या है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन लिखते हैं, लास्ट ऑप्शन में बी एटम्स लैटिस पर है, एससीपी लैटिस पर, तो z ऑफ b इक्वल्स टू 6, फिर z ऑफ a 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 3 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, A4 B6 और सिंप्लीफाई करोगे तो A2 B3 मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा लास्ट ऑप्शन। समझ गया यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था, उसके लिए आप लोगों को एससीपी लैटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एससीपी में नंबर ऑफ एटम्स पर सेल कितने होते हैं और एससीपी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। समझ गया यहाँ तक? चलिए, तो फिलहाल तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं दिया था, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जरूरत नहीं थी हमें, है ना? ओके, नोट कर लो इसको भी। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, तो हमें ऑप्शन को देख के ये बताना है कि कौन से ऑप्शन में स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्टकट इफेक्ट हैव नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। तो ऑब्वियस बात है ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि शॉर्टकट इफेक्ट में आयंस गायब हो जाते हैं, तो उस वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और बोल रहे हैं ये इसमें कि डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मींस ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? फिर थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब डिसलोकेशन मींस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना, तो बिल्कुल फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर डिसलोकेट होकर दूसरी पोजीशन में चले जाते हैं, मींस
इंटरस्टिशियल साइड्स में चले जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा, मींस उसको जो शिफ्टिंग है उसको क्या बोल रहा है, डिसलोकेशन बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर है सभी को? फिर लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड्स। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि एल्कली मेटल हैलाइड्स में यूजुअली कौन सा डिफेक्ट देखा जाता है, शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जाता है। समझ गए? चलिए, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, थर्ड। ओके, चलिए नोट कर लो फिर इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है द आयोनिक रेडियाई ऑफ A plus and B minus ions are 0.98 into 10 to power minus 10 meter and 1.81 into 10 to power minus 10 meter. The coordination number of each ion in AB is. तो ये क्वेश्चन रेडियस रेशियो वाले टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया हुआ है, 0.98 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 मीटर, और रेडियस ऑफ एनायन 1.81 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 मीटर, और हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उसके लिए हमें रेडियस रेशियो निकालना पड़ेगा। हमने रेडियस रेशियो की टेबल देखी थी, तो रेडियस रेशियो से हम कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से पता कर पाते हैं। तो रेडियस रेशियो equals to radius of A plus upon radius of B minus equals to 0.98 into 10 to power of minus 10 upon 1.81 into 10 to power of minus 10। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 0.5 के आसपास आएगा, 0.54। सॉल्व करके देख सकते हो आप, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो रेडियस रेशियो कितना आया, 0.54। अब एक 0.54 कौन से रेडियस रेशियो के रेंज में आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.414 से 0.732 की रेंज में, और इस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर इज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, और हम इसको रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर आंसर लिखो। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या था, 6:6 था। तो कैटायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो ऑब्वियसली बात आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को रेडियस रेशियो वाली टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको फिर। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है a compound is formed by cation C and anion A. If anion forms hexagon closed pack lattice and cation occupies 75% of octahedral voids, the stoichiometry of the compound is। तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड से रिलेटेड है। इसमें हमें बोल रहा है कि कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ C एंड A। इसमें C कैटायन है और A एनायन है। ओके, अब लोकेशन देखो C और A की क्या क्या दी हुई है। एनायन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक, दैट इज एनायन मींस A। तो A क्या बना हुआ है, SCP लैटिस बना हुआ है। अब अगर ये A एटम्स मींस A एनायन SCP लैटिस बना रहा है, तो इट मींस ये हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मींस हेक्सागोनल के पॉइंट्स पे प्रेजेंट रहेंगे। तो इसके लिए Z क्या हो जाएगा, Z ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 6, बिकॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो A का Z हुआ 6। फिर C का Z निकालते हैं, मींस कैटायन का। तो कैटायन के बारे में क्या बोल रहा है,
कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो C प्रेजेंट है 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो C का Z कितना हो जाएगा, Z ऑफ C विल बी इक्वल टू, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने होते हैं SCB में, तो हमने डिस्कस किया था कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो Z of C will be equals to 75% means 3/4, 75% means 3/4 into number of octahedral void, number of octahedral void equals to 6, तो ये कितना हो गया 2 2 2 3, that is equals to 9/2, क्लियर है ना। और फॉर्मूला बनाएंगे तो हम C by A रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पहले C है फिर बाद में A है, तो C का Z कितना है 9/2 अपॉन A का 6, फिर 3 सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 into 3 to 6, 3 3 9, 3 अपॉन 2 into 2 4, तो C की रिस्पेक्ट में 3 है, A की रिस्पेक्ट में 4 है, तो फॉर्मूला क्या बना, या फिर स्टोइकियोमेट्री C3A4, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन, क्लियर है तक। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसी लेवल क्वेश्चंस आते हैं, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा, अगर डेंसिटी से आ रहा है क्वेश्चन तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है ना। बाकी फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन आए तो फटाफट बन जाते हैं, डिफेक्ट से अगर क्वेश्चन आए तो फटाफट बन जाते हैं, ठीक है आता है। चलिए, और बाकी कुछ क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो प्रैक्टिस अच्छे से करना और टेस्ट आप लोग अच्छे से देना। ओके, चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।